वेलकम अगेन। तो अब तक हमने हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म होता है ये जाना, ठीक है। उसका मोमेंटम इक्वेशन फॉर्मुलेशन देखा एंड देन उसके बेस पे सीक्वेंट डेप्थ रेशियो देखा, जो कि क्या कहलाता है, इक्वेशन एक हमने देखा था, वो इक्वेशन कहलाता है बेलांकर मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो वहां तक अभी तक हमने देखा है ना। कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोलिक जंप में, देखते हैं एनर्जी लॉस, ठीक है। तो जो हमारा डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। ये सेक्शन 1 सबसे पहला जो डायग्राम हमने देखा था, उसी में हमने देखा था क्या, इस तरह एनर्जी लाइन जो है वो डिक्रीज करता है एंड आके यहाँ पे फिर इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो ये था v1 स्क्वायर बाय 2g, ये y1 जैसे डेप्थ आ रहा था v1 वेलोसिटी से, देन ये सेक्शन 2, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो y2 थी, वेलोसिटी v2, ये v2 स्क्वायर बाय 2g, ओके। और ये था एनर्जी लॉस, ठीक है। ये एनर्जी लॉस था। तो हम लोग देखें कि इस एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन क्या होगा। एनर्जी लॉस द जंप, जंप में कितना एनर्जी लॉस हुआ ये देखें हम लोग। सेक्शन 1 और 2 के बीच हुआ है, तो EL शुड बी इक्वल टू E1 सेक्शन 1 पे जो एनर्जी थी माइनस सेक्शन 2 पे जो एनर्जी है। तो सेक्शन 1 पे स्पेसिफिक एनर्जी कितनी, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g माइनस y2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g, ओके। तो वेलोसिटी को हम लोग डिस्चार्ज के टर्म्स में लिखेंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा क्या, q बाय a, कैपिटल v इज इक्वल टू q बाय a, ओके। और इस चूंकि जो हमने कंसीडर किया था हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस रेक्टेंगुलर चैनल, तो इसमें q कितना, q इज इक्वल टू v इंटू वाई, ओके। q क्या था, v इंटू वाई, दैट मीन्स v इज इक्वल टू q बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस q स्क्वायर बाय 2g y1 स्क्वायर एंड ये y2 प्लस q स्क्वायर बाय 2g
y2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर कॉमन है बाय जी भी कॉमन है, तो ये चीजें हम लोग बाहर रख लेते हैं। एंड 1/y स्क्वायर माइनस 1/y2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ओके, नाउ क्यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय जी, ये इक्वल टू कितना, अगर हमने पिछले पिछले लेक्चर में एक एक्सप्रेशन किया था जो बेलंगर इक्वेशन पहुंचने के लिए, तो उसमें हमने किया था y1 y1 प्लस y2 इक्वल टू 2q स्क्वायर बाय जी, ये एक इक्वेशन हमने किया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसी का यूज कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाय जी की जगह उसको अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस 1/2 एंड दिस इज q square by g is equal to 1/2 into y1 y2 y1 plus y2, ओके, और ये हो गया y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर, ठीक है, इसको और हम लोग सॉल्व करें आगे, तो ये मिलेगा हमें क्या, इक्वल टू y1 माइनस y2, ठीक है, प्लस 1/4 y1 y2 यहाँ और इधर ऊपर में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ओके, यहाँ डिवीजन फॉर्म में, तो से इसको हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में y1 y2, ठीक है, तो यहाँ एक था y1 प्लस y2 और यहाँ y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 इंटू y2। नाउ इस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 y2 प्लस y1 प्लस y2 इंटू y2 माइनस
y1, ओके। तो वो लिख के हम लोग कॉमन टर्म बाहर कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन टर्म बाहर करेंगे तो y2 माइनस y1 बाहर आएगा, और ये वाला टर्म जो है ये चला जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस इधर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1, ठीक है। तो ये इतना हो गया डिवाइडेड बाय y1 इंटू y2, 4y1 इंटू y2। तो इसको हम और सॉल्व करें तो y2 माइनस y1 रहा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4y1 y2, यहाँ माइनस 4y1 y2, और इसको हम लोग अगर अब एक्सप्रेशन को ओपन करें तो ये हो गया y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, सॉरी y2, ओके। तो ये हो गया y2 माइनस y1, एंड दिस पोर्शन अगर देखें तो y1 स्क्वायर इस तरह लिखें, y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड माइनस 2 y2 इंटू y1 बाय 4 y1 y2। तो ये चीज क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, y2 माइनस y1, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y1 इंटू y2। Therefore EL is equal to y2 minus y1 whole cube divided by 4 y1 into y2, ओके। तो ये क्या हो गया, एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन हो गया, ओके। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग, ठीक है, रिलेटिव एनर्जी लॉस के लिए अगर लिखना चाहें, रिलेटिव एनर्जी लॉस मतलब कि सेक्शन 1 के कंपैरिजन में कितना लॉस हुआ, ओके। तो उस तरह से भी लिख सकते हैं EL बाय E1 के फॉर्म में, ओके। तो रिलेटिव एनर्जी लॉस का भी इससे हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर अब अगर हम इसको EL बाय E1 रिलेटिव एनर्जी लॉस के लिए लिखना चाहें, तो जैसे हमारा EL इक्वल टू क्या आया, y2 माइनस y1 क्यूब अपॉन 4y1 y2, ओके। लिख सकते हैं अगर लिखें तो EL बाय y1 इक्वल टू, इस तरफ करें तो y2 बाय y1 माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। एंड इसको हम लोग लिखना है 4 y2 बाय y1, ओके। तो सेम ही चीज है। नाउ यहां से बाहर अगर आएगा तो कितना बाहर आएगा, y1 क्यूब बाहर आएगा, ओके। यहां से y1
क्यूब बाहर आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक y1 था, ठीक है, तो उसमें से 2 अगर यहाँ ले आए तो एक y1 कैंसिल हो जाएगा और एक y1 यहाँ डिनोमिनेटर में रह जाएगा, एक y1 यहाँ हमने दे दिया, ठीक है। तो ये इस पर हम लोग लिख दिए, ठीक। तो जो रिलेटिव एनर्जी लॉस होता है, रिलेटिव एनर्जी लॉस, ठीक है, वो होता है EL बाय E1, ओके। तो इसको हम लोग EL बाय Y1 अपॉन E1 बाय Y1 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा जो E1 बाय Y1 होता है, ये क्या हो जाएगा, E1 बाय Y1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस F1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। हम लोग E1 को इस तरह, E1 बाय Y1 को इस तरह लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, EL बाय E1, ये हमारा क्या हो जाएगा, EL बाय E1 इज इक्वल टू Y2 बाय Y1 माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 Y2 बाय Y1 एंड देन ये हमारा फिर 1 माइनस F1 स्क्वायर बाय 2, सॉरी 1 प्लस F1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो अब Y2 बाय Y1 जो है ये हम लोग क्या जानते हैं, दिस इज 1 बाय 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 F1 स्क्वायर, ओके। ये होता है, तो हम लोग अगर Y2 बाय Y1 की जगह ये पुट कर दें, ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर पोर्शन में, तो हमारा ये जो EL बाय E1 होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा -3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 F1 स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8 2 प्लस F1 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, इनिशियल फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल एनर्जी जो भी लॉस्ट हुआ है, ठीक है, हाइड्रोलिक जंप में, उसको। तो इसका ये EL बाय E1 और F1 के बीच EL बाय E1 में जो वेरिएशन जो हो रहा है उसका और फ्रॉड नंबर जो है उसके बीच का प्लॉट करके, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में, ओके, किसी पर्टिकुलर फ्रॉड नंबर के लिए कितना ये रिलेटिव एनर्जी लॉस होगा, ये सब बताया गया है, ठीक है। तो मैं अगर बताऊं बेसिकली, तो जैसे फ्रॉड नंबर 5 के लिए, ओके, जो EL बाय E1 होता है, ओके, ये अराउंड 50% होता है। दैट मीन्स
कि फ्रॉड नंबर 5 के लिए जो इनिशियल एनर्जी है सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम में, ठीक है, वो 50% तक लॉस हो जाता है उसका। ओके, सिमिलरली जो फ्रॉड नंबर 20 है, ठीक है, इस केस में EL/E1 जो आता है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 86% होता है। दैट मीन्स कि जब फ्रॉड नंबर जो इनफ्लो है, सुपर क्रिटिकल इनफ्लो हो रहा है, तो उस समय जो एनर्जी होगा, ठीक है, उसका 86% जंप फॉर्मेशन के कारण लॉस हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहां से मूव कर जाते हैं जंप क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ जंप्स। बेसिकली ये जो जंप का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये ब्रैडली एंड पीटर का द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये जंप क्लासिफिकेशन दिया था किसके लिए? हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ओके, फॉर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल्स। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था, वो बेसिस था फ्रॉड नंबर। ओके, बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो सारा क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है F1 की वैल्यूज पे। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ जंप होता है इस बेस पे, वो होता है अनड्यूलर जंप। ओके, अनड्यूलर जंप। इस टाइप का जंप जो होता है उसके लिए रेंज जो होता है फ्रॉड नंबर का 1 से 1.7 होता है। ओके, 1 से 1.7 तक। ओके, तो ऑब्वियसली है फ्रॉड नंबर की वैल्यू इसमें क्या है, बहुत कम होती है। तो इस टाइप का जब जंप फॉर्मेशन होता है तो वाटर सरफेस जो होता है, ओके, वो अंडुलेटिंग रहता है और बहुत ही स्मॉल रिपल फॉर्मेशन होता है उस पर। रिपल दैट मीन्स बहुत छोटे छोटे वेव्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये होता है अनड्यूलर जंप। अब इस जंप की और बात करें हम, तो इसमें जो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो होता है, दैट मीन्स y2/y1। ओके, ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, इज वेरी स्मॉल। ओके, और साथ ही जो रिलेटिव एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, EL/E1, ये प्रैक्टिकली जीरो होता है, प्रैक्टिकली जीरो। ओके, तो इस टाइप का अगर हम जंप देखें तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो होता है वाटर सरफेस के एलिवेशन में नहीं होता। इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा जंप बड़ा भी नहीं होता। ओके, तो ये हो गया अनड्यूलर टाइप जंप। फिर अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप होता है वीक जंप। ठीक है, वीक जंप, इसकी रेंज शुरू होती है
1.7 से। तो 1.7 से फ्रॉड नंबर जब बड़ा होता है एंड लेस देन इक्वल टू 2.5 तक, तो इस टाइप का जंप जो होता है वो होता है वीक जंप। ओके, अब इसमें क्या होता है, सरफेस पे हमें रोलर दिखता है। इन जनरल जो हमारे ये हम जो जंप जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये वही जंप होता है। इसमें हमें सरफेस पे रोलर फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। और जैसे जैसे फ्रॉड नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस रोलर की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, ये बढ़ती जाती है। ओके, यानी जैसे जैसे अप्रोच करेगा फ्रॉड नंबर 2.5 की तरफ, वैसे वैसे जो वो रोलर फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज करते जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ओके, अगर इसमें हम बात करें तो अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रॉड नंबर है, ओके, सॉरी, जो हमारा रिलेटिव एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, ये कम होता है। ओके, अबाउट 5% तक हमारा रिलेटिव एनर्जी लॉस होता है। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये कहाँ, जब फ्रॉड नंबर 1.7 पे होता है एंड देन ये लॉस इंक्रीज होते होते पहुंच जाता है 18% तक। कब, जब फ्रॉड नंबर अपना मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में अटेन कर लेता है। ओके, तो जंप के बाद सरफेस जो होता है, वाटर सरफेस, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है। तो इस टाइप का जो जंप होता है, ठीक है, नॉर्मली जो अभी तक हमने जंप के लिए डायग्राम बनाया था वो वीक जंप के कारण ही बनाया गया था। ठीक है, जनरली वो वीक जंप को ही रिप्रेजेंट करते हैं वैसे डायग्राम्स। ओके, तो ये जैसे किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का गेट है, यहां से वाटर रिलीज जब होता है तो थोड़ी देर तक इस तरह जाता है एंड देन जंप के बाद ड्यूलेटिंग सरफेस क्रिएट करता है एंड देन स्मूथ वाटर सरफेस रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये रोलर फॉर्मेशन होता है इस जगह, वाटर इस तरह इसमें एडीज के रूप में घूमता रहता है। ओके, दिस में सरफेस, तो यहाँ पे ये हो गया सीक्वेंट डेप्थ y1 एंड ये हो गया y2। तो ये हो गया हमारा वीक टाइप जंप। फर्दर जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑसिलेटिंग जंप का। ओके, तीसरा होता है ऑसिलेटिंग जंप। ठीक है, तो इसके लिए जो फ्रॉड नंबर की रेंज शुरू होगी वो होगी कहां से, 2.5 से। ठीक, और ये इसका जो अल्टीमेट रेंज होता है वो होता है 4.5 तक। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब जंप फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो हाई वेलोसिटी फ्लो के कारण इनस्टेबिलिटी होती है जंप में। ठीक है, और जो जंप होता है, जंप सरफेस, वो बहुत ज्यादा ऑसिलेट करता है रैंडम मैनर में। ठीक है, बेड और सरफेस के बीच बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहा होता है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, इस तरह के ऑसिलेशन के कारण सरफेस पे बहुत सारे सरफेस वेव्स बनते हैं, बड़े बड़े वेव्स बनते हैं, और वो डाउन स्ट्रीम में बहुत दूर तक ट्रेवल भी करते हैं। ओके, तो जब इस तरह से वेव जनरेट होता है तो क्या किया जाता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, ओके, वेव्स जो है ज़्यादा वेव जनरेट ना हो, क्योंकि वेव ज़्यादा जनरेट होगा तो डाउन स्ट्रीम साइड में वो
नुकसान पहुंचाएगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि स्टिलिंग बेसिन बना दिया जाता है। मतलब जहाँ पे वाटर गिर रहा है, ओके, जहाँ पे जंप फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे एक स्टिलिंग बेसिन बना दिया जाता है, ताकि वाटर जो है, जो भी वेव्स जनरेट हो रहे हैं उस स्टिलिंग बेसिन में ही वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी वहीं पे छोड़ दें एंड देन फर्दर डाउन स्ट्रीम में विथ लो एनर्जी फ्लो करें, ओके, जिससे कि डाउन स्ट्रीम साइड में कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है कि एनर्जी लॉस अप टू 45% होता है। 45% जो होता है वो ये जो है आप हम लोग 45% कह सकते हैं, कहाँ, एट फ्रॉड नंबर वैल्यू ऑफ 4.5। तो इस टाइप की अगर जंप को हम देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये वेव्स जनरेट हो जाते हैं इसके, और इधर हमारा ये इस तरह रोलर तो जो होगा वो रहता ही है, ओके। देन हर तरफ बेड के पास, सरफेस के पास, हर तरफ इस तरह वेव जो है मूव करता है। ठीक है, बहुत ही रैंडम मैनर में, ओके। ठीक है, बहुत ज्यादा रैंडम मूवमेंट होता है इसका। तो ये हो गया रोलर पार्ट, और इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग जेट। ये सब जो है ये क्या है, ऑसिलेटिंग जेट। तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटिंग जंप, ओके। फर्दर हम बात करें, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है स्टेडी जंप, ओके, स्टेडी जंप। तो इस जंप की जो रेंज होती है वो शुरू होती है 4.5 से एंड ये 9 तक जाता है, ओके। इसकी रेंज 9 तक जाती है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जंप स्टेडी है तो इसमें क्या होता है, जंप वेल स्टेब्लिश्ड रहता है। ठीक है, रोलर और जंप एक्शन दोनों ही क्या होते हैं, फुली डेवलप्ड रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस ये इसमें ज्यादा होता है, ओके। तो इसमें एनर्जी लॉस जो है 45% से 70% तक होता है। ठीक है, तो EL बाय E1, ठीक है, ये कहां से 45% टू 70% होता है, ओके। तो इस टाइप का जंप देखें अगर हम, तो हमारी कोशिश होती है जो हम स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, ओके, वहां पे जंप फॉर्मेशन जो हो वो स्टेडी हो, क्योंकि जंप जितना स्टेडी होगा डाउन स्ट्रीम पार्ट को उतना ही कम नुकसान होगा, ओके। बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है ये, ठीक है। देन फर्दर अगर हम जंप की बात करें तो पांचवा और अंतिम टाइप जो है वो है स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप। तो इस जंप की रेंज जो होती है, ठीक है, फ्रॉड नंबर जब 9 से ज्यादा हो तो जो जंप फॉर्मेशन होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग जंप, ठीक।
इस जंप में जो है, ठीक है, अप जंप पोर्शन में वो तो रफ होता ही है उसका सरफेस, डाउन स्ट्रीम साइड भी रफ होता है, और डाउन स्ट्रीम में रफनेस के साथ साथ वेवी भी होता है डाउन स्ट्रीम जो वाटर सरफेस है। कंपेयर इसमें स्ट्रॉन्ग जंप में जो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो होता है वो भी बहुत हाई होता है, ठीक है, और एनर्जी डिसिपेशन जो है स्ट्रॉन्ग जंप में बहुत एनर्जी डिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके केस में मोर देन 70% जो एनर्जी है वो लॉस होता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम साइड में जो वाटर फ्लो कराया जाता है वो बहुत ज़्यादा सेफली जाता है। ओके, तो इस टाइप का अगर हम जंप इसमें पहले लिख लें, EL by E1 this is greater than 70%, ओके। एंड अगर हम जंप का प्रोफाइल देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक। देन ठीक है, तो ये 5 तरह के जंप्स थे, ओके। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है, जो कि फ्रॉड नंबर का जो रेंज हर क्लासिफिकेशन के लिए दिया गया है, ओके, वो कोई फिक्स नहीं है कि इतने पे ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत फ्रॉड नंबर में प्लस माइनस हो सकता है, ओके। ये एक रफली एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, ओके। तो इस तरह ये हमारा जंप तक हो गया।